फिर से मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूँ। आज हम जो विज़न आईएएस के मैगज़ीन है उसकी मई महीने की जो पॉलिटी का सेगमेंट है उसको देखेंगे। और ऐसे ही अभी आज पॉलिटी है, फिर आईआर है, ऐसे करके इसकी पूरी सीरीज़ आएगी। और मैं समझता हूँ कि ये वीडियो आपकी तैयारी में अत्यधिक सार्थक सिद्ध होगी, क्योंकि एक मैगज़ीन को कवर करना और लास्ट के महीनों में प्री या मेंस के पहले सारे करंट को, जो लास्ट में जो करंट आती है उनको कवर करना बहुत ही प्रॉब्लम होती है। इसीलिए अगर अपन मंथली कवर करते जाएं तो लास्ट में सिर्फ रिवीजन का पार्ट बचता है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम पॉलिटी के सेगमेंट में क्या क्या चीज़ें देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पॉलिटी के सेगमेंट में आज हम 7th शेड्यूल में जो सुधार है उससे संबंधित चीज़ों को देखेंगे। उसके बाद जो मृत्युदंड है उसको देखेंगे। राजद्रोह, सेडिशन, इसके बारे में कुछ चीज़ों को समझेंगे। उसके बाद कुछ न्यूज़ इन शॉर्ट्स हैं उनको भी हम देखेंगे। तो चलिए मेन सेगमेंट को शुरू करते हैं। पॉलिटी में जो पहली न्यूज़ है वो 7वीं अनुसूची से संबंधित है। तो देखते हैं 7वीं अनुसूची न्यूज़ में क्यों थी। देखिए, हाल ही में कई विशेषज्ञों ने भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची पर पुनर्विचार करने का समर्थन किया है। जो संविधान का अनुच्छेद 246 है उसके तहत जो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत केंद्र एवं राज्य सरकारों के मध्य जो शक्तियां एवं उत्तरदायित्वों का विभाजन करती है। जो आर्टिकल 246 है वो केंद्र एवं राज्य के मध्य जो शक्तियां हैं एवं उत्तरदायित्व हैं उनका विभाजन करती हैं। अनुच्छेद इन सरकारों के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्वों को 3 सूची, देखिए ये 3 सूचियां विभाजित करती है: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, संघ सूची में उन विषयों को शामिल किया जाता है जिन पर संसद कानून बना सकती है। वहीं राज्य सूची में उन विषयों को शामिल किया जाता है जो राज्य विधानसभाएं के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है ना। वहीं समवर्ती सूची में देखिए, समवर्ती सूची में ऐसे विषय शामिल किए जाते हैं जिसमें संसद और राज्य विधानसभाएं दोनों की अधिकारिता होती है। अब मान लेते हैं यदि समवर्ती सूची में संसद ने भी कानून बनाया और राज्य विधानसभा ने भी कानून बनाया, है ना, और संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई कि किसका कानून सर्वोच्च होगा। तो देखिए यहां पर दिया हुआ है संघ और राज्य के मध्य संघर्ष की स्थिति में संविधान द्वारा 7वीं अनुसूची के विषय पर संसद को संघीय सर्वोच्चता प्रदान की गई है। मतलब जो संसद के द्वारा निर्मित कानून है उसको सर्वोच्च माना जाएगा। ठीक है दोस्तों। वहीं अनुच्छेद 248 संसद को अपशिष्ट शक्तियों प्रदान करता है। मतलब इसके अंतर्गत वह विषय आते हैं जो ना तो संघ सूची के अंतर्गत हैं, ना ही राज्य सूची के अंतर्गत हैं और ना ही समवर्ती सूची के अंतर्गत हैं। अब हम 7वीं अनुसूची के विकास को देख लेते हैं। तो 1861 में, ध्यान दीजिएगा, 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के अंतर्गत प्रांतीय विधान परिषदों का प्रावधान किया गया। इसमें पर्याप्त भारतीय प्रतिनिधित्व, 1861 में प्रांतीय विधान परिषद का प्रावधान किया गया, है ना। उसके बाद लॉर्ड रिपन के जो 1882 में लॉर्ड रिपन के प्रस्ताव ने निर्वाचित नगर पालिका परिषद और ग्रामीण जिला बोर्डों की शुरुआत की। तत्पश्चात 1909 में भारत सरकार अधिनियम 1909 के प्रांतीय परिषदों को और अधिकार प्रदान किए गए थे, इससे भारतीय प्रतिनिधित्व में वृद्धि हुई। अब देखिए, जिस प्रांतीय विधान परिषद को 1861 में जिसके निर्माण का प्रावधान किया गया था उसी को क्या किया गया, 1909 में और अधिकार प्राप्त किए। उसके पश्चात 1919 के भारत सरकार अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय विषयों का सीमांकन किया कि कौन से विषय केंद्र सरकार के अंतर्गत आएंगे और कौन से विषय राज्य सरकार के अंतर्गत आएंगे, और उन्हें पृथक करके प्रांतों पर केंद्रीय नियंत्रण में कमी की और उन्हें पृथक कर दिया, और जो प्रांतों पर केंद्र का नियंत्रण था उसको सीमित किया, कम किया। उसके बाद
1935 में भारत सरकार अधिनियम 1935 ने विधायी शक्तियों के वितरण की योजना को 3 सूचियों में निर्धारित किया गया था। इसे ही भारतीय संविधान में बरकरार रखा गया। तो 1935 में ही संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का विभाजन किया गया था, जिसे संविधान ने वहां से ले लिया। ठीक है। वर्तमान में 7वीं अनुसूची की क्या स्थिति है इसको हम देख लेते हैं। देखिए, इसमें 3 सूचियां आती हैं। पहली संघ सूची, इसके संबंध में संसद के पास विशेष शक्ति है, जैसे रक्षा, विदेश मामले, रेलवे, बैंकिंग, इस तरह के मामले पर संघ कानून बना सकता है। जो संघ सूची है इसमें 100 विषय शामिल हैं। वर्तमान में 100 विषय शामिल हैं। मूल संविधान में इसमें 97 विषय थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वर्तमान में 100 विषय संघ सूची में और मूल संविधान में 97 थे। वहीं जब राज्य सूची की अपन बात करते हैं तो इसके अंतर्गत जो राज्य विधान मंडलों के पास विशेष शक्ति होती है, जैसे लोक व्यवस्था, पुलिस, लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, दाव और जुआ आदि, इन सब पर राज्य के द्वारा कानून बनाया जाता है या राज्य के द्वारा नियंत्रण किया जाता है। इसमें वर्तमान में 61 विषय आते हैं, लेकिन मूल रूप से इसमें 66 विषय थे। वहीं समवर्ती सूची, इसके संबंध में संसद और राज्य दोनों विधानमंडल, जो संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को शक्तियां प्राप्त हैं। इसके अंतर्गत शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन, आपराधिक कानून, वन्य जीवों और जानवरों की सुरक्षा एवं वन, ये विषय आते हैं। समवर्ती सूची में वर्तमान में जो है 52 विषय हैं, लेकिन मूल रूप से इसमें 47 विषय हैं। देखिए, समवर्ती सूची के अंतर्गत ही जनसंख्या नियंत्रण आता है। अभी आपने कुछ समय पहले सुना होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित कुछ प्रस्ताव रखा था। अगर देखिए ये समवर्ती सूची में आता है तो इस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अपने तरफ से पहल किया था। दोस्तों, अब हम देखते हैं संविधान में 7वीं अनुसूची को बनाए रखने का औचित्य। देखिए, जो पहला पॉइंट है वो कहता है भारत की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना। अब चूंकि देखिए, विभाजन के कारण, देश के विभाजन के कारण राष्ट्रीय एकीकरण पर बल दिया गया। अब राष्ट्रीय एकीकरण के लिए एक सशक्त केंद्र की आवश्यकता थी, जिस कारण जटिल जो प्रशासनिक समस्याएं हैं उसका प्रबंधन किया जा सके और बाहरी खतरों, आक्रमणों से राष्ट्र की रक्षा की जाए एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बनाए रखा जाए। इसलिए केंद्र को भी कुछ शक्ति दी गई जिस पर वह कानून बना सके। वहीं उत्तरदायी शासन को सक्षम बनाना। अब देखिए, स्थानीय शासन को सक्षम बनाने के लिए भी, राजनीतिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए भी इनमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में विभाजन किया गया, ताकि राज्य सूची को भी उतनी शक्ति मिले कि वह स्थानीय सरकारों को प्रोत्साहन दे सके। साथ ही संतुलित आर्थिक विकास को प्राप्त करना। 7वीं अनुसूची राष्ट्रीय स्तर पर समन्वित तरीके से आर्थिक विकास सुनिश्चित करने और राज्यों के सामाजिक आर्थिक विकास में समानता लाने के लिए केंद्र सरकार को विधायी शक्तियां प्रदान करती है। विधायी शक्तियां किसको प्रदान करती है? केंद्र सरकार को, ताकि जो विभिन्न राज्य हैं उनके मध्य सामाजिक आर्थिक विकास में समानता लाई जा सके। अब जैसा कि हम जानते हैं कि भारत विविधताओं का देश है, तो विविधताओं को बढ़ावा देने के लिए अब चूंकि क्या है, भारत के भौगोलिक क्षेत्र, जनसंख्या और बोली जाने वाली भाषाओं की संख्या के संदर्भ में एक अनूठी विविधता देखने को मिलती है। राज्यों की विधायी शक्तियों का आवंटन सांस्कृतिक स्वायत्तता को बढ़ावा देगा। अब क्या है कि प्रत्येक राज्य अपनी संस्कृति और अपने भाषा के आधार पर वहाँ पर कानून बना सकते हैं, इसीलिए उनको स्वायत्तता मिलेगी, जिससे वे राज्य का संचालन और बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अब देखते हैं ये जो मुद्दा उठ रहा है कि 7वीं अनुसूची में संशोधन किया जाए, तो 7वीं अनुसूची में पुनर्विचार की आवश्यकता क्यों है, इस पर बात करते हैं। जो यह कहते हैं कि इस पर पुनर्विचार की आवश्यकता, उनका मत है कि जो भारत की 7वीं अनुसूची है उसको भारत सरकार अधिनियम 1935 से विरासत में प्राप्त किया गया है। तो यह चूंकि बहुत पुराना हो गया है, इसमें अपडेट की आवश्यकता है, इसीलिए इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। अब चूंकि 42वें संविधान संशोधन में, दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा वन,
शिक्षा जैसे विषयों का राज्य सूची से संवर्ती सूची में स्थानांतरण कर दिया गया। तो जो पुनर्विचार के समर्थक हैं उनका कहना है कि ये तो आपने विकेंद्रीकरण के युग में केंद्रीकरण को रेखांकित कर दिया, तो ऐसा करना नहीं चाहिए था। आपको केंद्रीकरण की बजाय विकेंद्रीकरण करना चाहिए, शक्तियों का विस्तार करना चाहिए, राज्यों को शक्ति देना चाहिए, है ना। तो इस उनका यह मानना है। अब हम देखते हैं केंद्र की प्रभावशाली शक्ति। राज्य और केंद्रीय कानूनों के बीच संघर्ष की स्थिति में संवर्ती सूची में प्रभावी रूप से केंद्र को प्रभुत्व प्रदान किया जाता है। इसलिए उनका विचार है कि इस पर एक बार और पुनर्विचार करना चाहिए। अब हम देखते हैं कि 7वीं अनुसूची में संशोधन कैसे किया जा सकता है। अब देखिए 7वीं अनुसूची में संशोधन की प्रक्रिया, ठीक है। तो जो संविधान का भाग 20 है उसके अंतर्गत अनुच्छेद 368 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार संशोधन किया जा सकता है, ठीक है। इसके लिए संसद में विशेष बहुमत का मतलब क्या है? सदन के कुल सदस्यों का बहुमत और सदन में उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का कम से कम 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। साथ ही साधारण बहुमत के आधार पर आधे राज्यों का विधानसभाओं की सहमति की आवश्यकता होती है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, संसद की विशेष बहुमत प्लस विशेष बहुमत, संसद का विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का समर्थन भी चाहिए, जिससे हम 7वीं अनुसूची में संशोधन कर सकते हैं, ठीक है। अन्य प्रावधान जिन्हें इस प्रक्रिया मतलब जो ये विशेष बहुमत और आधे से अधिक आधे राज्यों के समर्थन से अन्य जो संशोधन किए जाने विषय हैं वो इस प्रकार हैं, जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन और उसकी विधि, संघ और राज्यों को कार्यकारी शक्ति का विस्तार, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की शक्ति, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व और स्वयं जो अनुच्छेद 368 है उस पर भी संशोधन करना है तो हम विशेष बहुमत और आधे राज्यों के समर्थन से कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा पहला टॉपिक जो 7वीं अनुसूची पर पुनर्विचार से संबंधित है वो समाप्त होता है। अब हम देखते हैं अगला टॉपिक। अब हम देखते हैं मृत्यु दंड से संबंधित जो आर्टिकल दिया है। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने स्वतः संज्ञान से उस प्रक्रिया का पुनर्लोकन आरंभ किया है जिसके द्वारा न्यायालय मृत्यु दंड देते हैं। देखते हैं मृत्यु दंड के बारे में। मृत्यु दंड को कैपिटल पनिशमेंट भी कहा जाता है। इसे कानून द्वारा स्वीकृत ऐसे कार्यों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके तहत एक व्यक्ति को उचित कानूनी सुनवाई के बाद अपराध की सजा के रूप में राज्य द्वारा मृत्युदंड दिया जाता है। अत्यंत प्राचीन काल से ही इसका उपयोग दंड के एक तरीके के रूप में किया जाता है, लेकिन मृत्युदंड की नैतिक स्वीकार्यता अर्थात राज्य द्वारा लोगों को मृत्युदंड देने की शक्ति और इसकी परिस्थितियां वैश्विक स्तर पर वाद विवाद का विषय है। अब चूंकि क्या है, मृत्युदंड बहुत से देशों ने मृत्युदंड को हटा दिया है या उनके संविधान में या उनके कानून में प्रावधान है लेकिन दिया नहीं जाता, इसीलिए यह विषय जो है वाद विवाद का विषय बन गया है। भारत में अब देखते हैं भारत में मृत्युदंड के विषय में हम समझते हैं। भारत उन कुछ देशों में से एक है जो गंभीर अपराधों के लिए विभिन्न कानूनों के तहत मृत्युदंड को बरकरार रखे हुए है। अब हम समझते हैं मृत्युदंड। 108 देशों ने मृत्युदंड को समाप्त कर दिया है। 8 देशों ने साधारण अपराधों के लिए मृत्युदंड को समाप्त कर दिया है। 28 देश ने व्यवहार में मृत्युदंड को समाप्त कर दिया है। कम से कम 10 वर्षों से किसी को मृत्युदंड नहीं दिया गया है। 55 देशों ने मृत्युदंड को बरकरार रखा है, जिसमें से एक कौन है? इंडिया। ठीक है। वर्ष 2021 के अंत तक 488 ऐसे कैदी थे जिन्हें मृत्युदंड की सजा सुनाई जा चुकी है। साथ ही मृत्युदंड को बनाए रखते हुए और अधिक कानून को भी प्रस्तावित किया गया है, जैसे पंजाब और मध्य प्रदेश में जहरीली शराब पीने से होने वाली मृत्यु के लिए जहरीली शराब बेचने वाले व्यापारी हेतु मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है। जो 2021 के अंत में जो 488 केस है उनमें कितने 21% की बढ़ोतरी देखने को मिली। वर्ष 2080 में
बच्चन सिंह, याद रखिएगा, बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्यवाद में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों ने अंतर्निहित उचित प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों और उसकी प्रक्रिया के कारण मृत्युदंड की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा, जो न तो मनमानी है और न ही न्यायाधीशों की अत्यधिक विवेकाधिकार पर आधारित है। इसका मतलब ये है कि जो मृत्युदंड है वो ना तो मनमानी रूप में दी जाएगी, ना ही न्यायालय की अत्यधिक विवेकाधिकार पर, परिस्थिति अनुकूल जैसे अपराध अगर अपराध है इस मामले पर देखा जाएगा। हालांकि इनमें भविष्य के दंड देने वाले न्यायाधीशों के लिए आजीवन कारावास और मृत्युदंड के बीच निर्णय करने हेतु एक रूपरेखा प्रदान की है। ठीक है, इस निर्णय के 40 वर्ष पश्चात भी ढांचा व्यक्तिनिष्ठ बना हुआ है और प्राय इसकी व्याख्या अनुचित ढंग से की जाती है। मतलब ये है कि बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य मामले में ये कहा तो गया था, किंतु वर्तमान में भी जो मृत्युदंड है वो व्यक्तिनिष्ठ, मतलब किसी न्यायाधीश के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, अब समझते हैं मृत्युदंड के पक्ष में कुछ तर्क। निवारक, समाज की अधिक सार्थकता के लिए मृत्युदंड के समर्थकों द्वारा इसे यह तर्क देकर उचित ठहराया जाता है कि इससे समाज के गंभीर अपराध के लिए मृत्युदंड दिए जाने का भय उत्पन्न होता है। इस प्रकार यह महत्वपूर्ण निवारक के रूप में कार्य करता है। यह माना जाता है कि व्यक्ति गंभीर अपराध ना करे, इसके लिए यह प्रावधान रहता है कि अगर गंभीर अपराध करेगा तो मृत्युदंड जैसे प्रावधान भी हैं। प्रतिकारी न्याय, मृत्युदंड प्रतिकार का एक उचित रूप है, क्योंकि इस सिद्धांत के अनुसार दोषी लोगों को उनके अपराध की गंभीरता के अनुपात में दंडित किया जाना चाहिए। जॉन लॉक के अनुसार यदि कोई व्यक्ति दूसरे के जीवन जीने के अधिकार का उल्लंघन करता है तो वह अपना जीवन जीने का अधिकार खो देता है। अनुपातिकता का सिद्धांत देखते हैं। न्याय की मांग है कि सजा की मात्रा अपराध की गंभीरता के अनुपात में होनी चाहिए। जो मृत्युदंड के पक्षधर हैं वो कहते हैं कि जो न्याय की मांग है उस सजा की मात्रा और अपराध की गंभीरता के अनुपात में होनी चाहिए। मतलब सजा वैसी होनी चाहिए जिस जैसा उसने अपराध किया। नागरिकों की इच्छा, वर्तमान में मृत्युदंड की बड़ी संख्या में नागरिकों द्वारा समर्थन प्राप्त। उदाहरण के लिए 2012 में एक सर्वेक्षण में पाया गया कि 70% भारतीयों ने मृत्युदंड जारी रखने का समर्थन किया। अब मृत्युदंड से संबंधित हम कुछ जो सुप्रीम कोर्ट या न्यायालय के जो क्या बोलते हैं कुछ जजमेंट है उनको देखते हैं। हमने बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य पर देख लिया। नीचे देखते हैं माझी सिंह बनाम पंजाब राज्य। अपराध को अंजाम देने का उद्देश्य अपराध की गंभीरता और अपराध का पीड़ित कौन है इसकी पहचान करना। शत्रुघ्न चौहान बनाम भारत संघ 2014 में मृत्युदंड को अमल में लाने में अनुचित, अत्यधिक और अनावश्यक देरी यातना के बराबर है। मतलब जो मृत्युदंड अगर दिया गया है तो उसमें देरी एक यातना के समान है। यह सजा को कम करने का एक आधार हो सकता है। इस आधार पे कि आपने इतनी देरी की है, इस आधार पे हम सजा को कम किया जा सकता है। अब हम देखते हैं जो मृत्युदंड से संबंधित कुछ नैतिक मुद्दे हैं। आजीवन कारावास जैसे अपेक्षाकृत कम कठोर सजा की तुलना में मृत्युदंड के सबसे बड़े निवारक या अधिक प्रभावी निवारक होने का कोई सांख्यिकी प्रमाण नहीं है। यह माना जाता है कि आप मृत्युदंड के अगर क्या बोलते हैं अगर मृत्युदंड देते हैं तो इसके बहुत प्रभावी निवारक होने का कोई हमको प्रमाण नहीं मिलता। इसीलिए इसकी बजाय हम आजीवन कारावास जैसे विकल्पों को भी चुन सकते हैं। एक सभ्य समाज में प्रतिकार का कोई संवैधानिक मूल्य नहीं है, क्योंकि मृत्युदंड जीवन के बदले जीवन, आंख के बदले आंख जैसे प्रतिरोध को दर्शाता है। साथ ही मनोवैज्ञानिक संतुष्टि का समर्थन करने वाले साक्ष्यों को भी कमी है, क्योंकि परिवार प्राय ऐसी स्थितियों में अलग तरह से प्रतिक्रिया करते हैं। मृत्युदंड की नैतिकता संदेहास्पद है कि क्योंकि यह दोषी को मनुष्य और नागरिक दोनों की प्रतिस्थिति से वंचित कर देता है। यह मानवीय गरिमा के विरुद्ध है, जीवन का अधिकार का उल्लंघन करता है, यहाँ तक कि लोगों के लिए भी जो कानून के दूसरे पक्ष की ओर है। ये तो हो गई मृत्युदंड के पक्ष में और विपक्ष में कुछ बातें। अब हम देखते हैं जो क्षमा याचिका है उससे संबंधित कुछ मुद्दों को देखते हैं। न्यायालय द्वारा
दोषी ठहराए गए व्यक्ति के लिए दया याचिका अंतिम संवैधानिक उपाय है। जो संविधान में इसकी अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को कुछ मामलों में क्षमादान आदि देने की, सजा को निलंबित करने और उसका परिहार करने या कम करने का अधिकार दिया गया है। यह कोर्ट मार्शल और मृत्युदंड या उन मामलों तक विस्तृत है जहां संघ की कार्यकारी शक्तियां विस्तृत है। यह मंत्री परिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करते हैं। याद रखिएगा, जो मृत्युदंड से संबंधित जो राष्ट्रपति के निर्णय होते हैं वो मंत्री परिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करते हैं। यहाँ पर दो चीज़ और याद रखिएगा, जो कोर्ट मार्शल और मृत्युदंड से संबंधित विषय हैं इस पर निर्णय राष्ट्रपति के द्वारा, जैसे मृत्युदंड को क्षमा करना तो राष्ट्रपति कर सकता है, ना कि राज्यपाल। ठीक है। अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को भी क्षमादान आदि देने की और कुछ मामलों में सजा को निलंबित करने, परिहार करने या कम करने का अधिकार दिया है। यह किसी देश ऐसे कानून या किसी ऐसे कानून के उल्लंघन हेतु अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्तियों पर लागू होता है जो ऐसे विषय से संबंधित है जिस पर राज्य कार्यकारी शक्ति का विस्तार है। ठीक है। हमने देखा कि जो मृत्युदंड है उससे संबंधित कुछ जो विषय हैं उनको देखा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जो है राजद्रोह। तो दोस्तों, अब जो राजद्रोह सेडिशन से संबंधित जो आर्टिकल है हम इसको देख लेते हैं। देखिए, हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया है कि आईपीसी की धारा जो 124A है, ये 152 वर्ष पुरानी राजद्रोह कानून को प्रभावी रूप से तब तक स्थापित किया जाना चाहिए जब तक कि केंद्र सरकार इस प्रावधान पर पुनर्विचार नहीं करती। उच्चतम न्यायालय का कहना है कि जो आर्टिकल आईपीसी की धारा 124A है जो राजद्रोह से संबंधित है, उसको तब तक पुनर्स्थापित किया जाना जब इस पर एक बार केंद्र सरकार पुनर्विचार कर ले। तो ये जो न्यूज़ आई है ये तो हो गई सतही जानकारी। अब हम इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं जो मैगजीन में दी हुई है। देखिए, धारा 124A में राजद्रोह को एक ऐसे अपराध के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें किसी व्यक्ति द्वारा भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति शब्दों द्वारा, जिसमें लिखित रूप, मौखिक रूप, संकेतों, दृश्य रूप में घृणा या अवमानना या अप्रीति पैदा करने का प्रयत्न किया गया। मतलब ये मान के चलिए कि सरकार के प्रति किसी भी माध्यम से अवमानना फैलाने का जो प्रयास किया गया उसके संदर्भ में इसको परिभाषित किया जाता है। ठीक है। इस प्रावधान में जोड़े गए 3 स्पष्टीकरणों में कहा गया है कि जो अप्रीति है में अभक्ति और शत्रुता की समस्त भावनाएं शामिल है। हालांकि इस प्रावधान के अंतर्गत घृणा या अवमानना फैलाने का प्रयास किए बिना की गई टिप्पणियों को अपराध की श्रेणी में शामिल नहीं किए जाएंगे। मतलब अगर एक उचित आलोचना सरकार की जाती है, किसी मुद्दे पर की जाती है, तो उसको ये नहीं माना जाएगा कि ये क्या बोलते हैं राजद्रोह के दायरे पे है, जब तक कि घृणा और अवमानना फैलाने का प्रयास नहीं किया जा रहा। यहाँ पर समझने की बात है कि अगर आप आलोचना करते हैं और एक सकारात्मक आलोचना करते हैं तो उस पर ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर राजद्रोह लग जाएगा, किंतु घृणा या अवमानना फैलाने पर यह प्रावधान किया गया है। अब जो राजद्रोह की पृष्ठभूमि है हम उसको देख लेते हैं। सबसे पहले कि 1837 में जो थॉमस मैकाले ने राजद्रोह कानून को दंडनीय अपराध के रूप में तैयार किया था। इसके लिए आजीवन कारावास तक का प्रावधान था। जब 1837 में मैकाले ने राजद्रोह कानून को लाया था, तब इस पर आजीवन कारावास तक की सज़ा का प्रावधान था। फिर 1860 में आईपीसी के तैयार होने पर राजद्रोह कानून को हटा दिया गया था। जब 1860 में, याद ध्यान रखिएगा, आईपीसी जो 1860 में तैयार हुई थी उस समय इस पर राजद्रोह कानून नहीं था, किंतु 1870 में सर जेम्स स्टीफन द्वारा प्रस्तुत किए गए संशोधन द्वारा आईपीसी में धारा 124A राजद्रोह को तब जोड़ा गया जब अपराध से निपटने के लिए एक विशेष धारा की आवश्यकता थी। तो मूल जो आईपीसी जब बनी थी 1860 में, तब इस पर राजद्रोह नहीं था। लेकिन जो आईपीसी में, जैसे जो ये पूछा जाए आईपीसी में किसने जोड़ा, तो वहाँ पर हम नाम याद रखिएगा किसने जोड़ा, सर जेम्स स्टीफन ने, है ना। 1991 में जब बंगभाषी अखबार के संपादक जोगेंद्र चंद्र बोस ने
एज ऑफ कंसर्ट बिल की आलोचना करने वाला एक लेख प्रकाशित किया था, तब राजद्रोह का पहला मामला उन पर किया गया था। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जोगेंद्र चंद्र बोस पर राजद्रोह का पहला मामला किस कारण किया था? बंगभाषी अखबार के संपादक थे और एज ऑफ कंसेंट बिल की आलोचना की थी। 1921 में देखते हैं, इसके लिए बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, अली बंधु, मौलाना आज़ाद, महात्मा गांधी और बहुत से अन्य नेताओं ने भी कारावास का सामना किया। अगर विकल्प में ऐसा आता है कि निम्न में से किन किन पर राजद्रोह का मामला है, तो यहाँ पर इसको याद रखिएगा कि इन जो बाल तिलक जी हैं, बेसेंट हैं, अली बंधु हैं, मौलाना आज़ाद हैं, महात्मा गांधी, ये सब पर भी राजद्रोह लगा था। 1948 में भारतीय नेता संविधान में राजद्रोह कानून को हटाने पर सहमत हुए थे। ठीक है। 1949 राजद्रोह अब भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं है, हालांकि आईपीसी की धारा 124A अभी भी बनी हुई है। संविधान का हिस्सा नहीं है, लेकिन जो आईपीसी की जो धारा होती है उसका भी अभी वर्तमान में भी ये हिस्सा है। नेहरू सरकार ने अनुच्छेद 19(1)A के तहत पहला संशोधन पारित किया था और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर युक्त प्रतिबंधन लगाया था। ठीक है। 1962 में केदारनाथ निर्णय में संवैधानिक पीठ ने राजद्रोह की वैधता को बरकरार रखा। ध्यान रखिएगा, 1900 मेंस में अगर आप इसको लिख सकते हैं कि 1962 में केदारनाथ निर्णय में उच्चतम न्यायालय की एक संवैधानिक पीठ ने इसको बरकरार रखा था। 1974 में इंदिरा गांधी सरकार ने आईपीसी की धारा 124 को संज्ञेय अपराध बना दिया था, जो कि पुलिस को बिना वारंट के गिरफ्तार करने का अधिकार देता है। देखिए, जो संज्ञेय अपराध होता है उसमें कोर्ट की परमिशन के बिना ही पुलिस जो है किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। ठीक है। जो इस कानून के तहत राजद्रोह अभी वर्तमान में क्या संज्ञेय और गैर जमानती है ना अपराध है। राजद्रोह के लिए अधिकतम सजा के तौर पर आजीवन कारावास जुर्माने के साथ या जुर्माने के बिना मिल सकती है। ठीक है। और जो राजद्रोह से जो आरोपित व्यक्ति है वो सरकारी नौकरी से वंचित किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, जो राजद्रोह जिस पर लग चुका है व्यक्ति, सरकारी नौकरी से वंचित किया जा सकता है। आरोपित व्यक्ति पासपोर्ट के बिना रहना होगा, है ना। और भारतीय विधि आयोग ने एक परामर्श पत्र प्रकाशित किया था। इस परामर्श पत्र में अनुशंसा की गई थी कि अब समय आ गया है कि देशद्रोह से संबंधित आईपीसी की जो धारा है 124A पर पुनर्विचार किया जाए या उसे निरस्त कर दिया जाए। अब देखते हैं आखिर राजद्रोह जो धारा है ये इसकी मतलब महत्व क्या है, प्रासंगिकता क्या है, उसको समझ लेते हैं। भारत की एकता। अब जैसे भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा जो 124 का उपयोग राष्ट्र विरोधी, अलगाववादी और आतंकी तत्वों से निपटने के लिए किया जाता है। स्थिर राज्य व्यवस्था। यह कानून हिंसा और अवैध तरीकों से निर्वाचित सरकार को हटाने के प्रयासों से सुरक्षा प्रदान करता है, क्योंकि अब अवैध तरीकों से अगर आप सरकार को हटा रहे हैं तो उसके विरुद्ध एक क्या बोलते हैं सेडिशन केस दायर किया जा सकता है। अवमानना की शक्ति। यह न्यायालय को दी गई अवमानना की शक्ति के अनुरूप है। इसी तरह सरकार की अवमानना पर भी सजा का प्रावधान होना चाहिए। ये जो इसके पक्षधर हैं ये इसका समर्थन करते हैं। ठीक है। लोक व्यवस्था अशांति पैदा ना हो और क्या बोलते हैं गृह युद्ध जैसी समस्या ना बने, इसको भी रोकने के लिए इसका प्रावधान होना चाहिए, ये कहा जाता है। ठीक है। अब देखते हैं हम जो इससे कुछ और संबंधित मुद्दे हैं उनको देखते हैं। मौलिक अधिकार का उल्लंघन। ये माना जाता है कि जो धारा 124A है यह मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है ना। तो आईपीसी की धारा 124A का अस्तित्व भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत गारंटीकृत वाक एवं और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रयोग पर अवरोध के रूप में कार्य करता है ना। साथ ही सरकार द्वारा राजनीतिक असंतोष का समन करने और दमन करने हेतु राजद्रोह कानून का प्रयोग किया जाता है। जो इसके विपक्ष में तर्क है उसमें अपन कह सकते हैं कि अभिवाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रयोग के अवरोध के लिए भी इसका जो सेडिशन है उसका दुरुपयोग किया जाता है, ताकि जो सरकार के विरुद्ध कोई बोल ना सके। ये हम बहुत माइनर से मतलब बहुत ही इस जो पॉइंट है इसको अगर मेंस में हम लिखना भी चाहें तो बहुत थोड़े से रूप में लिखेंगे। अनिश्चितता, घृणा या अवमानना उत्पन्न करना और अप्रीति उत्पन्न करने का
प्रयत्न करना जैसी शब्दावली की व्याख्या कई तरीकों से की जा सकती हैं। इससे पुलिस और सरकार सशक्त बन जाते हैं तथा निर्दोष नागरिकों को परेशान करना उनके लिए आसान हो जाता है। देखिए जो ये पॉइंट है, इसका कहना ये है कि इसके क्या बोलते हैं, जब जो आर्टिकल 124A है, इस पर क्या है कि इसकी उचित व्याख्या ना होने के कारण जो समस्या है वो उत्पन्न होती है ना, जिस कारण राज्य की जो ताकत है वो अधिक बढ़ जाती है। अगर इसकी स्पष्टता से व्याख्या हो जाए तो ये सुनिश्चित हो जाएगा कि कब राजद्रोह कानून को आरोपित करना है और कब नहीं करना, तो इसके जो दुष्परिणाम या दुष्प्रभाव हैं उससे बचा जा सकता है। ठीक है, अब देखते हैं इसके विपक्ष में एक तर्क हम यह भी कह सकते हैं कि दोष सिद्धि की निम्न दर। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार 2016 और वर्ष 2019 के बीच में राजद्रोह के मामलों में 160% मतलब 93 मामलों की वृद्धि हुई, लेकिन ऐसे मामलों में सजा की दर केवल 3.3% है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मामले तो 160% वृद्धि हुई, लेकिन जिनको सजा मिल रहा है वो 3.3% है। तो यहाँ पर देखकर कुछ संदेह अपने को लगता है। देखिए यहाँ पर एक और पॉइंट दिया गया है, देखिए यहाँ पर एक और पॉइंट है, इसका दुरुपयोग। धारा 124A के दुरुपयोग के कई उदाहरण सामने आए जहां सरकार द्वारा अपने हितों की रक्षा करने हेतु विरोध करने वाले आवाज़ों को दबाने के लिए राजद्रोह कानून का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के रूप में देखिए, उदाहरण के लिए जो कोविड-19 के संबंध में सरकार के रवैये की आलोचना करने के कारण पत्रकार विनोद दुआ की गिरफ्तारी की गई थी। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का उल्लंघन। नागरिक और नागरिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय जो समझौता है उसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत मापदंड स्थापित करती है ना। तो जो ये हमारा क्या बोलते हैं जो समझौता है को भारत द्वारा अनुसमर्थन प्राप्त है, लेकिन तब भी जो आर्टिकल 1 का दुरुपयोग इसके विरुद्ध है, मतलब जो इसका प्रयोग हो रहा है जो इसके विरुद्ध है। ठीक है, अब आगे की राह में हम कह सकते हैं कि क्या निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि सबसे पहले इसकी उचित व्याख्या हो, सरकार के द्वारा इसका दुरुपयोग नहीं किया जाए, है ना। इन सब चीज़ों को अपन देख सकते हैं। अब देख लेते हैं कुछ और अन्य चीज़ें हैं जो यूके, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, घाना और नाइजीरिया और युगांडा सहित कई लोकतांत्रिक देशों ने राजद्रोह कानून को अलोकतांत्रिक, अवांछनीय एवं अनावश्यक माना है। यूके द्वारा 1960 के दशक में राजद्रोह कानून अप्रचलित हो गया था। ये भी कहा जा सकता है कि अंग्रेजों ने ही भारत में राजद्रोह जैसे कानून को लाया और वो अपने यहाँ खुद, है ना, यूके में इसको हटा चुके हैं। तो धीरे धीरे हमें भी इस पर विचार करना चाहिए। ठीक है, तो हम देख लिए कि राजद्रोह से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु थे उनको हम देख लिए। अब चलिए कुछ देखते हैं, कुछ जो संक्षिप्त सुर्खियाँ दी गई हैं उनको देख लेते हैं। ठीक है, उच्चतम न्यायालय ने 34 न्यायाधीशों की पूर्ण क्षमता के साथ कार्य करेगा। ठीक है, भारत के उच्चतम न्यायालय में 2 वर्ष से अधिक समय के बाद न्यायाधीशों के सभी स्वीकृत 34 पदों पर नियुक्ति कर दी जाएगी। ठीक है, वर्तमान में शीर्ष न्यायालय में 34 न्यायाधीशों की स्वीकृति पद के विपरीत 32 न्यायाधीश सेवारत हैं। वर्तमान में 32 हैं। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 124A के अनुसार संसद कानून द्वारा, याद रखिएगा, संसद कानून द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित कर सकती है ना। संसद जो है अनुच्छेद 124A के तहत कानून बना सकती है कि न्यायाधीशों की संख्या से संबंधित। ठीक है, न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 124(2) के तहत राष्ट्रपति द्वारा कोलेजियम प्रणाली की मदद से की जाती है। अब देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस और थर्ड जज केस, अपन इसको लक्ष्मीकांत में भी पढ़ते हैं, है ना। तो इसको आप लक्ष्मीकांत से देख लें, यहाँ पर देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप ये समझिए कि इसको ऐसे समझ लीजिए, जो फर्स्ट जज केस था उसमें ये कहा गया था कि जो राष्ट्रपति जो है वो क्या बोलते हैं, जो उच्च न्यायालय है, जो मतलब चीफ जस्टिस है, उसके जो सलाह है नियुक्ति से संबंधित उसको मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। लेकिन जो सेकेंड जज केस आया उसमें ये कहा गया कि न्यायाधीश और जो 2 वरिष्ठ न्यायाधीशों से मिलकर जो व्यवस्था है वह सलाह देगी किसको, राष्ट्रपति को। और थर्ड जज केस है उसमें ये कहा गया
कि 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों से परामर्श करने के बाद नियुक्ति की जाएगी। तो इसको आप वहाँ से भी देख सकते हैं, लक्ष्मीकांत से भी, वहाँ देखना ज़्यादा सार्थक सिद्ध होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं अंतर राज्य परिषद। हाल ही में केंद्र सरकार ने अंतर राज्य परिषद का पुनर्गठन किया है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति आर्टिकल 263 के तहत ऐसी परिषद की स्थापना कर सकती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, संसद नहीं, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति आर्टिकल 268 के तहत इसकी स्थापना कर सकती है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जो हमने आर्टिकल पॉलिटी में देखे हैं उन आर्टिकल को थोड़ा ध्यान रखिएगा। आप मेंस में उनको अगर कोट करते हैं तो आपके उत्तर में थोड़ा सा एक, हम देखते हैं कि उत्तर एक प्रभावी ढंग बनता है, तो आप उसका यूज कर सकते हैं। साथ ही ऐसी परिषद द्वारा निष्पादित किए जाने वाले कर्तव्यों की प्रकृति परिभाषित करने के लिए भी अधिकृत है। मतलब जो कैसे मतलब कार्य किया जाएगा उसके लिए भी राष्ट्रपति अधिकृत है। ठीक है, 1990 में सरकारिया आयोग की सिफारिश के अनुसार जो इंटर स्टेट काउंसिल है का गठन किया गया था। इंटर स्टेट काउंसिल एक अंतर्राज्यीय, केंद्र राज्य और केंद्र सरकार, केंद्र शासित प्रदेशों के मध्य जुड़े हुए मुद्दों पर सिफारिश करने वाला एक निकाय है। केंद्र और राज्य से संबंधित जो मुद्दे होते हैं उस पर। इसकी संरचना देख लेते हैं, है ना। इसका एक अध्यक्ष जो प्रधानमंत्री होते हैं और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और 6 केंद्रीय मंत्री इसके सदस्य होते हैं। याद रखिएगा, 6 केंद्रीय मंत्री इसके सदस्य होते हैं। जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाएं हैं उनके मुख्यमंत्री तथा विधानसभा रहित जहां विधानसभाएं नहीं हैं वहां के प्रशासक भी इसके सदस्य होते हैं। जो इंटर स्टेट काउंसिल है, याद रखिएगा, जो इंटर स्टेट काउंसिल है उसकी जो स्थायी समिति है उसके अध्यक्ष होते हैं केंद्रीय गृह मंत्री, जो वर्तमान में कौन है, श्री अमित शाह जी। ठीक है, अब देखिए जो तिरुवनंतपुरम घोषणा है इसको एक लाइन में याद रखिएगा। राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के 33% जो आरक्षण है उससे संबंधित ये प्रावधान करता है। ठीक है, और ये क्या है कि ये माना जाता है कि जो राजनीतिक सशक्तिकरण की कमी के कारण ही जो वैश्विक लैंगिक अंतराल है भारत की स्थिति उसमें खराब है। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। जो देखिए, जम्मू कश्मीर में परिसीमन आयोग द्वारा परिसीमन के अंतिम आदेश पर हस्तांतरण करने के साथ जम्मू कश्मीर परिसीमन का कार्य संपन्न हुआ। इसको आप लक्ष्मीकांत के जो परिसीमन आयोग वाला चैप्टर वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा, वही सूचना इसके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं जो लास्ट जानकारी जानने योग्य है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 इसको कौन निकालता है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, एक ये NGO है जिसके द्वारा इसको निकाला जाता है। ठीक है ना। इसमें भारत की रैंकिंग देख लीजिए, है ना। वर्ष 2022 के अनुसार सूचकांक में भारत में 180 देशों में 150वां स्थान है। ठीक है, पिछले वर्ष 142वीं था, मतलब कम हुआ है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों पॉलिटी के सेगमेंट में हमने सारे जो न्यूज़ थे उनको देख लिया, जो समझाने योग्य न्यूज़ थे उनको मैंने बता दिया, जो ऐसे थे जिनको आप पढ़ के समझ सकते हैं वो एक आध ही छूटे हों, वो भी शॉर्ट इन न्यूज़ वाले ही छूटे हैं जो बाहर दिए गए थे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।